हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कंपनी थी उसने स्टैब्लिश करी पावर इंडिया पे। तो आप सबको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि जो लास्ट मुगल रूलर था औरंगजेब, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद जितने भी हमारे मुगल रूलर्स आए वो काफी कमजोर थे। तो वो पूरे इंडिया को रूल नहीं कर पाए, और जब वो रूल नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमने जैसे देखा था कि जब एक जो सेंट्रल पावर होती है वो रूल नहीं कर पाती, तो इंडिया जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। अब जब वो टूटा तो उस पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट अलग लोग रूल करने लग गए, तो हमारा जो इंडिया था वो काफी कमजोर हो गया इस टाइम पे। सो अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि सो एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली जो था वो एकदम इफेक्टिव रूल नहीं कर पाया, इफेक्टिव सेंटर नहीं बन पाया वो। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, द ब्रिटिश। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सेकेंड हाफ ऑफ 18th century में एक नई पावर शुरू हुई ब्रिटिशर्स की। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of the vast empire? In this chapter, you will see how this came about. तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले नहीं चाहते थे कि वो रूल करे, वो सिर्फ एज अ कंपनी आए थे, प्रॉफिट से मतलब था उनको। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो रूल ही करने लग गए इंडिया पे। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ये क्यों लिखा है ईस्ट? क्योंकि जब मैग्ना कार्टा, जब क्वीन ने इनको मैग्ना कार्टा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इन्होंने कहा था कि जितना भी पूरा ईस्ट है उसको हम करेंगे। ये जैसे ब्रिटिशर्स को मैग्ना कार्टा मिला, तो जितना भी ये यहाँ के पूरा ईस्ट है लाइक दिस, उसको ब्रिटिश सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल कर सकेगी और कोई कंपनी नहीं आ पाएगी। So in 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it a sole right to trade with the East. कि वो ईस्ट जो पूरा ईस्ट में है, जो ब्रिटेन के पूरे ईस्ट में है, उसको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां से प्रॉफिट कमाएगी। This meant that no other trading group in the इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। और जगह के आ सकते हैं, पोर्टुगीज आएंगे या फिर फ्रेंच आएंगे, वो सब आके अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट इंग्लैंड में जो सिर्फ कंपनी, इंग्लैंड की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी। सो द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, ओशन से वो आई और उसने अलग अलग लैंड ढूंढे कि कहाँ पे वो चीप प्राइस में गुड्स खरीद सकती है, और यूरोप में वो महंगे में खरीद सकती, बेच सकती है, ताकि उसको प्रॉफिट हो। वैसे तो हम प्रॉफिट करते हैं कि हम सस्ते में चीज लेते हैं और फिर महंगे में उसको बेचते हैं। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन विद अदर इंडियन ट्रेडिंग कंपनीज। और ऐसे अगर वो करेंगे कि सिर्फ वो ही ट्रेड कर सकते हैं, तो उनको और किसी कंपनी से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition. तो mercantile वही चीज की हम गुड्स खरीदें और बेचें, यही mercantile कंपनीज होती हैं। तो ऐसे ही जो पहले कंपनीज थी वो ऐसे ही प्रॉफिट कमाती थी कि उनको कंपटीशन ही हमने खत्म कर दिया, जो भी कंपटीशन था हमने उसको खत्म कर दिया, फिर हम वहां पे करेंगे ट्रेड, so that they could buy cheap and sell dear. Buy cheap and sell dear है कि सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे। The royal charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अब ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड में तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंपनी रहेगी, बाकी और कोई ईस्ट में नहीं जा सकता। बट और जगह की जो कंपनीज हैं, लाइक फ्रांस की कंपनी हो गई, पोर्टुगल की कंपनी हो गई, या फिर नेदरलैंड की कंपनी हो गई, वो जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, तो कैसे आए ये लोग? Let me show you the route they took. So यहाँ पे है हमारा ब्रिटेन, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ से आए, फिर यहाँ से होते केप ऑफ गुड होप से फिर वो यहाँ पे आ गए, ये वाला रूट उन्होंने अपनाया। तो ऐसे वो आए। फिर सबसे पहले कौन आए इंडिया में? पोर्टुगीज। द पोर्टुगीज वाज ऑलरेडी had already established their presence in the western coast of India. तो वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पोर्टुगीज ने पहले ही, उनका रूल था।
और उनकी पावर मेनली कहाँ पे थी, गोवा में। In fact, it was Vasco da Gama, the Portuguese explorer, who had discovered this sea route in India to India in 1498। और ये वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज थे, उन्होंने ही ढूंढा था ये रूट। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities to trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the sea। और धीरे धीरे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, तो सब उन्होंने इसी रूट से आते हुए वो इंडिया पहुंच गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. पर प्रॉब्लम क्या हुई, अब सपोज एक ही मार्केट में बहुत सारे लोग एक ही चीज खरीदेंगे और उनको और फिर एक ही जगह जाके बेचेंगे, तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, बस यही प्रॉब्लम आई। तो क्या हुआ, जैसे पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, और भी काफी सारी चीजें हो गई, लाइक कार्डमम, ये जो मसाले होते हैं, टू वर इन ग्रेट डिमांड। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया यूरोपियन कंपनीज में, और प्राइसेस ऊपर चला गया। सपोज एक ही चीज के लिए, एक ही चीज को खरीदने के लिए काफी सारे कस्टमर्स आ जाए, तो क्या होगा, उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो इस वजह से उनको अब कम प्रॉफिट मिलने लग गया। तो कंपटीशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा बैटल्स हुए। So the urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies। के बीच में ही बहुत ज्यादा battles हुए। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods। तो धीरे धीरे उन्होंने लड़ाई करना शुरू करा, जैसे शिप्स डुबा दी, जिसमें सामान है उनकी शिप डुबा दी, या फिर वो होता है ना, पायरेट्स जो होते हैं उसको, मतलब उन्होंने छीन लिए सामान, तो ये सब बढ़ता गया। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड वाज आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो अब उन्होंने क्या करा, अपने जो चीजें थी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू करी। जैसे फोर्टिफिकेशन क्या होती है, जैसे मेरा वेयर हाउस है, मैंने अपने सामान रख रखा है, तो मैं क्या करूँ, उसके आसपास फोर्टिफाई कर दूं, मीन्स बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दूं, ताकि कोई अंदर ना आ पाए और मेरा सामान ना खराब हो पाए। तो अब उन्होंने इसको अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ऊंची ऊंची दीवारें फोर्टिफाई करना शुरू करा, अपने वेयर हाउसेस को प्रोटेक्ट करना शुरू करा। पर ऐसे जब वो प्रोटेक्ट करते थे, तो लोकल रूलर्स जो थे, लाइक जो इंडिया के रूलर्स थे, वो सवाल उठाते थे कि ऐसे आप कैसे फोर्टिफाई कर सकते हो हमारे राज्य में आके। तो इस वजह से उनकी काफी लड़ाई होती गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को आई विल से EIC, ओके। सो EIC ने क्या करा, अपना ट्रेड बंगाल में होना शुरू करा। नाउ द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री which was set up on the banks of river Hooghly in 1651 में, उन्होंने बंगाल में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, हुगली के पास, river Hooghly। Now this was the base from which the company traders known at that time factors operated। तो ये वो वाली जगह थी जहां से जो कंपनी EIC के जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयरहाउस वेयर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट was stored। तो वहां पे वेयर हाउस था जहाँ पे एक्सपोर्ट क्या होता है, जो गुड्स हमें बाहर भेजने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, वहां पे वो वेयर हाउस में रखे जाते थे। हम वेयर हाउस को ये लोग फैक्ट्री बुलाते थे, बट इट्स नॉट कि वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, बट रखा जाता था सामान। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सैट। और वहां पे कुछ ऑफिसेस भी थे जहाँ पे बैठते थे ट्रेडर्स। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। और जैसे जैसे ट्रेड उनका बढ़ता गया EIC का, उन्होंने क्या कहा, कंपनी ने परसुएट करा डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स को या ट्रेडर्स को कि आप यहीं पे आके अपनी फैक्ट्री सेटल कर लो, ताकि हम आराम से, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना इंक्रीज हो। सो बाय 1696 इट began building a fort around the settlement। तब इन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। अब फोर्ट बनाएंगे तो किसको प्रॉब्लम होगी, जो बंगाल का रूलर होगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। और 2 साल बाद मीन 1698 में इन्होंने ब्राइब, मतलब कुछ रिश्वत दी मुगल ऑफिशियल्स को, कि ताकि हमें 3 विलेजेस दे दो, ताकि हम इसको अपना फोर्टिफाई कर पाए, अपना वेयर हाउस बना पाए यहाँ पे। वन ऑफ दीज वाज कालीकट विच इज कैलकटा, और कोलकाता एज इट नोन टुडे।
It was persuaded that Mughal Emperor Aurangzeb to issue फरमान granting the company the right to trade ड्यूटी फ्री। तो उन्होंने क्या करा, औरंगजेब से एक फरमान इशू करवा लिया कि हम ड्यूटी नहीं देंगे, मीन्स हम टैक्स पे नहीं करेंगे। ड्यूटी का आप सिंपल समझो कि हम जो सामान ले रहे हैं उसका हम टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स ट्रेड ड्यूटी फ्री। Now the company tried continuously to press for the more concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, has granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on the private trade on the side were expected to pay duty. अब क्या करा कंपनी के ट्रेडर्स ने कि वो धीरे धीरे औरंगजेब से चाहते रहे कि वो और हमें कुछ कंसेशन दे, हमें कुछ और, ताकि हम प्रॉफिट और कमा पाए, और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी औरंगजेब को, डिफरेंट डिफरेंट की उनसे एडवांटेजेस लेने की कोशिश करी। और धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब ने किसको इशू करा था कि ड्यूटी फ्री, वो टैक्स फ्री कर सकते, कंपनी को करा था। बट धीरे धीरे क्या करा ऑफिशियल्स ने, जो वहां के ट्रेड, जो इन ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या करा, अपना प्राइवेट ट्रेड भी वो करते रहे। प्राइवेट ट्रेड मीन्स खुद का ट्रेड, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट ट्रेड भी वो ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। तो अब किसको प्रॉब्लम होगी, जिनको टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स उनका कम हो गया। तो इस वजह से दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब वो जो प्राइवेट ट्रेड के लिए भी, जब वो अपना खुद का ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए भी वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो जो बंगाल का जो रेवेन्यू था वो धीरे धीरे नीचे गिरता शुरू हो गया। तो वहां का जो नवाब था उस समय, मुर्शिद कुली खान, उसको प्रोटेस्ट करेगा वो। तो नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब हमने देख ही लिया कि पहले फोर्टिफाई कर देते हैं, फिर उन्होंने टैक्स नहीं दे दिया अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टकरार होनी शुरू हो गई। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. धीरे धीरे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता चला गया। और after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. अब क्या हुआ, पहले यहाँ पे पूरा ये है, सपोज यहाँ पे बंगाल है और दिस इज अ दिल्ली। अब क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पे काफी दूर का हो गया ये, तो इन्होंने क्या करा, अपना मतलब कह दिया कि हम ऑटोनॉमस है, मीन्स अब हम इनके अंडर नहीं आते हैं, दिल्ली के अंडर हम नहीं आते, हम ऑटोनॉमी, हमारी पावर अकेली है, मीन्स हम किसी के अंडर नहीं है। So Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and the Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. तो पहले मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद अलीवर्दी खान आया और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये लोग बने नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और तीनों काफी स्ट्रॉन्ग थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, demanded large tributes from for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification। तो अब तीनों स्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने क्या करा, कंपनी को मना कर दिया कि नहीं, तुम अपने खुद के कॉइन्स नहीं छाप सकते, तुम्हें जो है वही कॉइन्स यूज करने पड़ेंगे, और तुम फोर्टिफाई नहीं कर सकते, और तुम्हें इतने ज्यादा कंसेशन हम कैंसिल करते, तुम्हें इतने ज्यादा कंसेशन भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। नाउ accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab। और कंपनी को नवाब ने एक्यूज करे, जो तीनों नवाब थे, उन्होंने कहा कि आप हमें डिसीट कर रहे हो, मीन्स आप हमें धोखा दे रहे हो, आप पूरा अच्छे से पे नहीं कर रहे रेवेन्यू। और उन्होंने क्या करा, और आप मतलब हमारी जो अथॉरिटी है, नवाब की अथॉरिटी, आप उसको अच्छे से नहीं मान रहे, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे, अब वो टैक्स पे नहीं करते थे, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स वो भेजते थे, नवाब को ह्यूमिलिएट करते थे, ऑफिशियल्स को ह्यूमिलिएट करते थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company, and the trade could flourish only if the duties were removed। बट कंपनी यहाँ तो ये कह रही थी कि आप हमें टैक्स नहीं दे रहे, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हमारी पावर को, और उधर कंपनी कहती थी कि अगर हम आपको इतना ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो हम प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे, ट्रेड हमारा तभी फ्लरिश हो पाएगा, मीन्स ट्रेड हमारा तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, तभी हम एक्सपैंड करेंगे अपने ट्रेड को। इसलिए उन्होंने फोर्ट्स फोर्टिफिकेशन करनी शुरू करी, विलेजेस खरीदने शुरू करे, और इस वजह से काफी ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। तो सबसे पहला बैटल कौन सा, बैटल ऑफ प्लासी, ये बंगाल में ही हुआ था।
Now, after Alivardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal. The company, who worried about his power and keen on puppet ruler, was who would willingly give trade concessions एंड अदर प्रिविलेजेस। अब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई कब, 1756 में। उसके बाद कौन, सिराजुद्दौला बना नवाब बंगाल का। अब कंपनी क्या चाहती थी, जैसे कोई भी है, हमें अगर किसी को रूल करना है तो हम चाहेंगे कि ये हमारे इशारों पे मीन्स काम करे, जो हम चाहते हैं वो ये करे। तो कंपनी भी यही चाहती थी कि कोई ऐसा जना बैठे, कोई ऐसा रूलर हो जो हमारे इशारों पे काम करे, बिल्कुल हम जो चाहते हैं वैसा करे, हमें ट्रेड कंसेशन दे, हमें प्रिविलेज दे। So it tried through without success. So it tried, though without success, to help one of the Sirajuddaula rivals became the Nawab. तो उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला की जगह हम कोई ऐसा कोई और बनाते हैं जो हमारे इशारों पे काम करे। तो इस वजह से सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आ गया कि आप क्यों मीडिएट कर रहे हो। अब सही बात है, दो जनों की लड़ाई है, कोई तीसरा आके मीडिएट करेगा तो ऑब्वियसली द सिराजुद्दौला को भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कंपनी मेडल कर रही है पॉलिटिकल अफेयर्स में। और उसने मना कर दिया कि आप फोर्टिफाई नहीं करोगे और हमें रेवेन्यूज पे करो। धीरे धीरे ये नेगोशिएशन फेल हुआ, कंपनी ने नहीं दिए, फोर्टिफिकेशन भी नहीं रोकी और उनको रेवेन्यू भी पे नहीं करा। तो धीरे धीरे जो उन दोनों में, सिराजुद्दौला और कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। The Nawab marched with 30,000 soldiers to the East India to English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all English men and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company forts there. और अब क्या हुआ, जैसे उसकी बात नहीं मानी गई नवाब की, तो नवाब को गुस्सा आ गया सिराजुद्दौला को, तो वो गया कासिम बाजार, इंग्लिश वहां पे मतलब फैक्ट्री थी इंग्लिश लोगों की, इंग्लिश फैक्ट्री थी वहां पे, उसने कैप्चर कर लिया इंग्लिश लोग, इंग्लिश मैन को कैप्चर करा, उनको बंद कर दिया शिप में, ब्लॉकेट, उनकी शिप को आने नहीं दिया अंदर, तो ऐसे। और अपना कैलकाटा में जहाँ पे उनकी उनका फोर्ट था कंपनी का, उस पे कि हमारी जगह है ये, आप ऐसे फोर्ट नहीं कर सकते। तो जब ये पता लगी रॉबर्ट क्लाइव को, जो मद्रास में था रॉबर्ट क्लाइव, उसको पता लगी, तो उसने क्या करा, उसने अपने नेवल फ्लीट्स मीन्स नेवी भेजी उसने, खुद भी आया वो। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, नेवर फॉट द बैटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, वो गए तो लड़ाई करने, बट उन्होंने एक, जैसे होता है ना, पीछे से उसके जो सिराजुद्दौला का एक जो जना था, लाइक कह सकते हैं, जो एक मिलिट्री का एक ऑफिशियल था, उसने उसको, कंपनी ने खरीद लिया उसको कि हम, अगर आप हम हमारी मदद करते हो सिराजुद्दौला को हराने में, तो हम आपको रूलर बना देंगे ना। अब तो मीर जाफर, जो मीर जाफर था, वो उस बात पे उसने क्या करा, सिराजुद्दौला की जगह वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ा। अब सिराजुद्दौला को कुछ समझ नहीं आया तो वो हार गया। Clive had managed to secure its support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर को प्रॉमिस करा कि अगर आप हमारी हेल्प करते हो सिराजुद्दौला को हराने में, तो हम आपको नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला को हटा के। तो ऐसे मीर जाफर अब नवाब बन गया। और बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। अब बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहला था, जो कि कब लड़ा गया, 1757 में। बहुत फेमस भी है क्योंकि ये फर्स्ट बैटल था जिसमें कंपनी ने एक इंडियन रूलर के खिलाफ लड़ाई करी थी और वो जीत गए। तो वॉन इन इंडिया, तो ये बहुत ज्यादा फेमस बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि कैसे इन्होंने 1759 में कैलकटा, फिर इन्होंने कैसे बहुत ज्यादा वो करने की बंगाल में बहुत ज्यादा गलत गलत इन सेंस कि अब मीर जाफर बन गया, तो उन्होंने क्या करा, मीर जाफर से बहुत ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश करी कि आप हमें ये भी दो वो भी दो। तो मीर जाफर भी उसने भी कहा कि अब मैं कैसे दूं इनको, अब वहां पे रेवेन्यू ही नहीं है, इनकी जो तिजोरी है उसमें पैसे नहीं है, तो वो कैसे देंगे। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या हुआ। नाउ आफ्टर द डिफीटेड प्लासी, प्लासी में जब डिफीट हुई, सिराजुद्दौला को असैसिनेट मींस उसको मार दिया और मीर जाफर बन गया नवाब। कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब उन्होंने क्या हुआ, मीर जाफर को बनाए, खुद नहीं बैठ गए वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये नहीं कि उन्होंने वो रूल कर रहे हैं, अब उन्होंने फिर भी
मीर जाफर को बनाया क्योंकि वो अभी तक नहीं चाहते थे कि हम कोई रूलिंग मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, हम बस ट्रेड करने आए थे। वो अभी तक वो सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उनका बस ये था कि उनको ट्रेड करना है। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट, और अगर ये हो सकता है कि बिना हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हम कर सकते हैं आराम से ट्रेड, तो वो ये ज्यादा अ, वो करेंगे, प्रेफर करेंगे। Though the help of local rulers who are willing to grant privileges, then territories need not be taken directly। और अगर वो क्या कह रहे हैं कंपनी कि अगर कंपनी के ऑफिशियल्स, अगर रूलर्स हैं वो सपोर्ट करें कंपनी के ऑफिशियल्स को, तो वो लेंगे भी नहीं उनकी टेरिटरी। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as company wanted them to be। पर धीरे धीरे कंपनी को रियलाइज हुआ कि जो पपेट रूलर्स उन्होंने बिठाया वो भी इतने यूजफुल नहीं है। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects। क्योंकि उनको ये लगा कि सपोज हमने कोई पपेट रूलर बिठा भी दिया तो वो एकदम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि उसको अभी भी डिग्निटी मेंटेन करनी है, इंडिपेंडेंट रहना है, और जो पॉपुलेशन है वहां की उसको सपोर्ट चाहिए उसका। What could the company do when मीर जाफर, फिर मीर जाफर ने भी प्रोटेस्ट करा। द कंपनी डिस्पोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम, और फिर मीर कासिम को भी ले आए। तो पहले सिराजुद्दौला था, उसको हटा के मीर जाफर को लाए, फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को लाए। और मीर कासिम से भी इनकी लड़ाई हो गई, और फिर कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। इन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, और वो चाहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को हटा दें यहाँ से। फिर अब मीर कासिम को भी हटा के वापस से मीर जाफर को ले आते हैं। तो क्या हुआ, पहले पहले सिराजुद्दौला था, फिर मीर जाफर को लाइए, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को लाए। फिर मीर कासिम ने तो बैटल ही कर लिया, बैटल ऑफ बक्सर, तो फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को लिया। नाउ द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and other expenses। तो क्या डिसाइड हुआ कि 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे हर महीने। बट कंपनी को और चाहिए था, क्योंकि अब वो जो बैटल कर रही है, लड़ाई कर रही है हर जगह, लेकिन इस समय उनका वहां अब शुरू हो गया था, वो नीचे जाएंगे, टीपू सुल्तान मैसूर में उनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो मराठा से उनकी लड़ाई होगी। तो इस चीज के लिए उनको फंड चाहिए था कि वो कहाँ से लाएंगे पैसे लड़ाई लड़ने के लिए। तो उन्होंने और टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू करी और रेवेन्यू बढ़ाया। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। अब जब 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हुई, तब उनका मूड चेंज हो गया। अब उन्होंने उनको उनको क्या था कि अब हम नवाब बनेंगे, अब हमें पपेट रूलर नहीं चाहिए, अब हम ही रूल कर लेंगे। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आरसेल्फ, हम ही बनेंगे नवाब। Now, finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। अब 1765 में क्या करा, द मुगल एम्पर अपॉइंट, मुगल एम्पर ने अपॉइंट करा कंपनी को दीवान राइट्स के लिए। अब दीवानी राइट्स होते हैं जो सारे रेवेन्यूज का काम किसको दे दिया, कंपनी को। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड फेस्ड अर्लियर। अब क्या हुआ, कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गई। दीवानी राइट्स रिलेटेड होते सारे रिवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। तो अब कंपनी के पास आ गई, अब तो पैसों की चिंता तो उनकी खत्म हो गई। So by the early 18th century, its trade in India has expanded। और फिर जब उनके पास पैसे आ गए तो उनका ट्रेड एक्सपैंड होता चला गया। Now, but it was to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। This was because at this time Britain has no goods to sell in India। पर अभी तक क्या चल रहा था, बट इट हैड टू बाय, अब उनको गुड्स इंडिया से ही खरीदने हैं, और वो किसके बदले खरीदते थे, गोल्ड के बदले या फिर सिल्वर के बदले। वो वहां से सामान खरीदते थे इंडिया से और बेच देते थे इंग्लैंड में। क्योंकि अभी तक वहां पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर आपको पता हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ था इंडस्ट्रीज, और तब उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया था अपना सामान। The outflow of the goods from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani। तो जो आउटफ्लो था, गोल्ड का आउटफ्लो, जो ब्रिटेन का आउटफ्लो मीन्स जब वो पैसे खर्च करते थे ब्रिटेन के लोग इंडिया में, क्यों, क्योंकि नहीं सामान खरीदना था। ऐसे पैसों से रिलेटेड, पैसों से देके तो सामान खरीदेंगे हम। तो अभी तक क्या होता, ब्रिटेन का गोल्ड बाहर चला था और इंडिया में गोल्ड आ रहा था।
बट ऐसा प्लासी में हुआ, पर दीवानी में ऐसा जो दीवानी राइट्स जब उनको मिली तो उनको वहीं से ही पैसे लिए उन्होंने, रेवेन्यू जो वो कलेक्ट करते थे उन्हीं पैसों से इंडियंस में डाले पैसे और उनका सामान खरीदा और लेके चले गए बाहर गुड्स। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब वो ब्रिटेन से नहीं आ रहा, मीन्स हमारे पास अब गोल्ड नहीं आ रहा, इंडिया में गोल्ड नहीं आ रहा, अब हमारे पैसे ही यूज हो रहे हैं हमें लूटने के लिए। इन अदर सेंस these revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, could maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta। अब वो यही वाले सारे पैसे वो अलग अलग चीजों में कि वॉर के लिए ये यूज करने लगा, अगर उनको फोर्ट्स बनाने, वेयर हाउसेस बनाने, फैक्ट्रीज बनानी है, सबके लिए वो अब इंडियन रुपीज ही यूज करने लग गए, वो अब गोल्ड नहीं लाते थे बाहर से। नाउ कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब। अब उनकी लैंग्वेज में वो जो भी बोलते हैं इसको। नाउ what did it mean to be nawab? It meant of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like nawab। अब उनको उनके पास पावर भी आ गई, अथॉरिटी भी आ गई नवाब की, बट अब उनको रहना भी नवाब की तरह था, मीन्स बिल्कुल ऐशो आराम में। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal was forced to give land in vast sum of money as personal gift to company officials। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद बंगाल जो एक्चुअल नवाब थे मीन्स बंगाल के, उन्होंने गिफ्ट्स देने शुरू करे कंपनी को, अपना लैंड देना शुरू करा कंपनी के ऑफिशियल्स को। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। और उसने, रॉबर्ट क्लाइव जिसने बैटल ऑफ प्लासी में जो था मतलब उसने बहुत ज्यादा फॉर्च्यून कमा लिया। He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18, and when in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4 lakh rupee, 4 lakh euros। तो इतना ज्यादा वो 18 साल की एज पे आया था, मद्रास मैसूर में आया था, मद्रास में सॉरी मद्रास में आया था वो। और फिर धीरे धीरे जब वो गया वापस इंडिया से तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा हो गई थी। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he himself cross-examined in 1772 by British Parliament, which was suspicious of his vast wealth। और आयरनी कहाँ पे हुई कि उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया 1764 में, और उसको कहा गया कि देखो कि करप्शन ना हो। और जब वो उस और आयरनी क्या है कि उसके ऊपर ही बैठी, मीन्स कमीशन बैठा उसके ऊपर कि उसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने बहुत ज्यादा करप्शन करा है इंडिया में। ऑल दो फिर ऐसे जब वो क्या हुआ, उसके ऊपर बैठी कमीशन कमेटी बैठी कि इसने कितना ज्यादा करप्शन करा है, तो उसने खुद ही सुसाइड कर लिया 1774 में। Now, however, not all the company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest। तो कंपनी ऑफिशियल्स हर कोई ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हर किसी ने ऐसा फॉर्च्यून नहीं कमाया लाइक द रॉबर्ट क्लाइव। और कुछ लोग काफी जल्दी डेथ भी हो गई, लाइक डिसीजेस हो गए, क्योंकि वो उनका कहाँ क्लाइमेट है, टेम्परेट में क्लाइमेट है, फिर वो ट्रॉपिकल में आते तो उनका मौसम मैच नहीं कर पाता और फिर उनको बीमारी हो जाती है एंड दे डाई। Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches। They were called Nawabs। मतलब नवाब का एक उन्होंने खुद का इंग्लिश वर्ड बनाया है। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun in the plays and or cartoons। तो अभी हमारी हो गई ना। अब क्या हुआ, कंपनी का रूल, उन्होंने बंगाल उनके हाथों में आ गया। कौन से दो वॉर लड़के, बैटल ऑफ प्लासी एंड देन बैटल ऑफ बक्सर। अब धीरे धीरे कंपनी का रूल एक्सपैंड होना शुरू करा। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन of Indian states by East India Company from 1757 to 1857 के बीच में certain key aspects emerge, बहुत ज्यादा कुछ emerge हुआ। What is that? So the company rarely launched a direct military attack on an unknown territory। ये ऐसा नहीं करते थे ब्रिटिशर्स की वो गए और ऐसे ही अटैक कर दिया किसी अननोन टेरिटरी पे।
पर ऐसा नहीं करते थे, और क्या करते थे यूज, उनको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक यूज करते थे, पॉलिटिकल यूज करते थे, इकोनॉमिक पैसे दे के यूज करते थे, या फिर डिप्लोमेसी करते थे कि हम आपको इतनी आर्मी देंगे, आप हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मेथड्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। So after the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. क्या residents, क्या उन्होंने अपने वो भेजे, दूत कहते हैं ना, तो उन्होंने अपने एज एक कि ये हमारा मीन्स, एक हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो हम एक डिप्लोमेट भेजते हैं अपना, तो उन्होंने एक ऐसा अपना डिप्लोमेट भेजा, उन्होंने ऐसा अपना एक दूत भेजा इंडियन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. उनकी जॉब क्या थी कि वो अपना पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट बन के वो जाते थे वहां पे, अपना ट्रेड एक्सपैंड करते थे, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते थे डिसीजंस को। और एंड जॉब वाज टू, और उनकी जॉब क्या थी, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो नवाब है, रूलर है, उसका इंटरेस्ट बढ़े कंपनी में। दो रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन इंडियन internal affairs of Indian states, they tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। तो उनका काम क्या था, जाके उनको कंपनी के लिए इन्फ्लुएंस करना था, उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना था, या फिर इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस करना था, अपना ट्रेड बढ़ाना था। बट धीरे धीरे वो इंटरनल मैटर्स में भी घुस गए कि कौन बनेगा अलग, मतलब अगला सक्सेसर कौन बनेगा, थ्रोन किसको जानी चाहिए। क्योंकि उनको ये देखना था कि कौन उनके साथ काम करेगा, ना कि कौन उनके अपोजिट काम करेगा। तो जो कोई उनके साथ काम करने वाला था वो उसको सक्सेसर चाहते थे कि ये बन जाए तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इस चीज को क्या कहते थे, सब्सिडरी अलायंस। जो ये मेथड वो यूज करते थे इसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। They were to be protected by the company, but had to pay a subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। तो अब इसके सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि सबसे पहले इंडियन रूलर्स जो थे वो आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे, इंडिपेंडेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे, उनको सिर्फ कंपनी ही प्रोटेक्ट करेगी। और जो कंपनी उनको, जो आर्मी उसको प्रोटेक्ट करेगी, उनके जो सैलरी है वो वही देंगे, इंडियन रूलर्स ही देंगे। और अगर इंडियन रूलर्स नहीं देते हैं उनको वो सैलरी, या फिर उनके पास पैसे नहीं है इतने, तो कुछ वो अपनी टेरिटरी का हिस्सा ब्रिटिशर्स को देंगे। तो ये उनके बीच में एक सब्सिडरी अलायंस में ये चीजें होती थी। So if the Indian rulers failed to make the payment, then the part of their territory was to be taken as penalty, की फाइन के रूप में उनकी टेरिटरी ले ली जाएगी, छोटी सी पार्ट ले लिया जाएगा। For example, when Richard Wellesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over the half of his territory to the company in 1801, as he failed to pay the subsidiary forces. The example दिया है, Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds। अभी कह रहे हैं कि क्या पावर थी रेजिडेंट्स के पास, हमने पढ़ा ना, जो एक दूत जाता था। सो वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री। और जो रेजिडेंट वो होता था, जो वो एक किंग होता था, किंग की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। तो वो इंटरफेयर नहीं करता था, बट धीरे धीरे उसने इंटरनल मैटर्स में भी वो इंटरफेयर करने लग गया ना। टीपू सुल्तान, फिर अब मैंने कहा था ना कि वो बंगाल के बाद कहाँ पे आते हैं, मैसूर में। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो हम ये वाला अलग वीडियो में करते हैं, ताकि बहुत सारा बचा, ऐसे बड़ी सी बन जाएगी वीडियो। तो विद इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और ये आगे का हम अलग एक वीडियो में कर लेंगे। सो थैंक यू।